बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कई पाबंदियों के बीच अब स्कूल कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति। खुलेंगे सिनेमा हॉल, धार्मिक संस्थान रहेंगे बंद। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। एसटी/एससी के कल्याण के लिए पीएम मोदी को सौंपा 10 मांगों वाला पत्र। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले को मिलेगी राहत। गांधी सेतु का दूसरा छोर मार्च 2022 तक बनकर होगा तैयार। पथ निर्माण मंत्री ने दी जानकारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता के सुनी फरियाद। कई हिस्सों से आए लोगों की समस्या के समाधान का दिया भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर बड़ी है। दरअसल बिहार में अनलॉक 5 में स्कूलों को खोलने की इजाजत दी गई है। बिहार सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले जिस तरीके से लगातार कोरोना संक्रमण को लेकर के जो बचाव की बातें कही जा रही थी और ऐसे में अब कोरोना से जिस तरीके से राहत देखी गई, उसके बाद अब सरकार ने भी बड़ी राहत देने की बात की है। दरअसल कोरोना से मिली राहत को देखते हुए सरकार ने अनलॉक 5 में लोगों को ज्यादा रियायत दी है। सरकार ने स्कूल खोलने के साथ साथ कोचिंग खोलने को लेकर के भी बड़ा निर्णय लिया है। बिहार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बीते दिन ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना समेत सूबे के अन्य जिलों का भी कोरोना गाइडलाइन और उससे बढ़ती जाने वाली स्थितियों की भी समीक्षा की थी। सड़कों पर उन्होंने भ्रमण किया था और इस भ्रमण के दौरान उन्होंने जिलों का हाल जाना था। सीएम के दौरे के बाद बिहार में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और उसमें बड़ा फैसला लिया गया है। 7 अगस्त से 25 अगस्त तक उसमें सर्वप्रथम दुकानें एवं प्रतिष्ठानों के संबंध में सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान सामान्य रूप से साप्ताहिक बंदी के साथ संध्या 7 बजे तक खुल सकेंगे। आप जानते हैं कि यह लास्ट टाइम ये एक दिन बीच कर था। अब सामान्य रूप से साप्ताहिक बंदी के साथ संध्या 7 बजे तक खुल सकेंगे। मैं जो संशोधन है वही बता रहा हूं बस। तो बिल्कुल आपको बता दें, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल बिहार में अनलॉक 5 की प्रक्रिया में क्या कुछ खास है। तो बैठक के बाद जो बड़ा फैसला लिया गया है और इस बड़े फैसले में जो निर्णय लिए गए हैं उसमें 50% उपस्थिति के साथ स्कूल कोचिंग संस्थान को खोलने की अनुमति मिल गई है। इसके साथ साथ जिस तरीके से संक्रमण की दर को देखा गया, पहले समीक्षा की गई और उसके बाद ये फैसले लिए गए। इसके अनुसार आपको बता दूं कि 6 अगस्त से सभी 9वीं और 10वीं के क्लास जो होंगे वो खुल जाएंगे और वहां पर छात्र जा सकेंगे, लेकिन उसके लिए बजाबते पाबंदियां। इसके साथ साथ 15 अगस्त से खोले जाएंगे पहली से 8वीं तक के स्कूल, यानी कि अब 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल जो होंगे वो 15 अगस्त से खोले जाएंगे। इसके अलावा फिलहाल स्कूलों में केवल 50% छात्रों की ही उपस्थिति होगी, जिसके लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब जो भी छात्र जाएंगे कोरोना गाइडलाइन का बखूबी पालन करेंगे, मास्क लगाना जरूरी होगा। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान जो होंगे उसे खोल दिए जाएंगे, यानी कि जो भी कोचिंग संस्थान है उसे खोले जाएंगे और बजाते इसके लिए भी बड़ी पाबंदियां दी गई हैं। कोचिंग में 50% छात्रों की ही होगी उपस्थिति। बिहार में अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई है। 7 से लेकर के 25 तक ये पूरी पाबंदियां रहेंगी और इस बीच में जो रियायतें मिली हैं उसके अनुसार अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन बीच करके जो कोचिंग संस्थान होंगे वो सभी खोले जाएंगे। अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल और मॉल को खोलने की भी छूट मिली है, लेकिन इसके लिए बजाते 50% की ही उपस्थिति दर्ज करनी अनिवार्य होगी। हालांकि मॉल को खोलने के लिए दिन अल्टरनेट होना चाहिए। शाम 7 बजे तक सभी मार्केट खुल सकते हैं, सभी दुकानें खुल सकती हैं। इससे पहले इन दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने की अनुमति मिली थी, लेकिन अब ये दुकानें 7 बजे तक खुलेंगी। मॉल को अल्टरनेट डे के साथ मात्र 3 दिन ही खोलने की अनुमति मिली है, यानी कि एक सप्ताह में 4 दिन मॉल जो है वो बंद रहेंगे, मात्र 3 दिन ही खुलेंगे। इसके साथ साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अभी कोई इजाजत नहीं मिली है, यानी कि कोई भी मंदिर और संस्थान जो होंगे जो धार्मिक आस्था से जुड़े होंगे उसे खोलने की अनुमति नहीं मिली है। तो एक बार फिर से यह बड़ा फैसला लिया गया है और ये सब कुछ 7 अगस्त यानी कि जो अनलॉक 4 की मियाद जो है वो 6 तारीख को पूरी हो रही है और ऐसे में 7 तारीख से लेकर के 25 अगस्त तक बिहार में अनलॉक 5 लागू होगा। कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और ये सब फैसले बैठक के बाद लिए गए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बिहार के मंत्री और हम नेता जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। संसद भवन स्थित एनेक्सी में हुई इस मुलाकात में संतोष सुमन ने पीएम को अपना 10 मांगों वाला एक पत्र सौंपा है।
संतोष सुमन ने अपनी मांग पत्र में उच्च न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की मांग की है। बिहार सरकार में लघु जल संसाधन मंत्री संतोष सुमन ने अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़ी मांगे पीएम के सामने रखी है और साफ तौर पर एसटी एससी जाति के लिए कल्याण की बातों को लेकर के बातें कही। आपको बता दूं कि इससे पहले संतोष ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी, जिसको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हम जो है वो यूपी में भी राजनीतिक रास्ता तलाश कर रहा है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे पथ निर्माण मंत्री की। दरअसल पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने राज्य में बन रहे पुलों को लेकर के बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी सेतु का दूसरा छोर मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। बिदुपुर से दीदारगंज तक बन रहे 6 लेन पुल का निर्माण 2023 तक पूरा होगा। लोहिया चक्रपथ से सीएनजी रिपोर्ट तक पर पूरी मंत्री जो है उन्होंने ये जानकारी दी और इस रिपोर्ट में निर्माण कार्य से जुड़ी गड़बड़ी की बात भी सामने आई है, जो कि गड़बड़ी में शामिल होने पर उन पर विभागीय कार्रवाई करने की भी तैयारी की जा रही है, ऐसे उन्होंने बात कही। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 तक तस्वीरें बदल जाएंगी। महात्मा गांधी सेतु का जो दूसरा फ्लैंक है वो हमने बताया ही है कि मार्च 2022 तक हम लोग सपोर्ट कर देंगे। गांधी सेतु के पैरेलल, महात्मा गांधी सेतु के पैरेलल एक और जो ब्रिज बन रहा है उसको 2024 मार्च तक हम लोग कंप्लीट करने का योजना है। और महात्मा गांधी के बाद ये 2 पुल के बाद एक जेपी सेतु के बगल में एक और 4 लेन ब्रिज का स्वीकृति केंद्र से मिली है, उस पर भी काम चल रहा है। और जो दीघा बिदुपुर का जो ब्रिज है, जो 6 लेन ब्रिज है, उसको भी 2023 तक काम करने समाप्त करने की हम लोग की योजना है। काम सभी चल रहा है। कोरोना कालखंड में थोड़ा काम स्लो हुआ था, लेकिन फिर बाद में उस पूरे काम को कवर अप किया गया है और हम लोग तय समय सीमा पे ये सारी योजनाएं कंप्लीट करेंगे। अटल पथ चक्र में काम नहीं रुका हुआ। अटल पथ चक्र में योजना कंप्लीट होने के बाद वहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात है, उसका काम चल रहा है। और अटल पथ का जो एक अलाइनमेंट गंगा एक्सप्रेसवे से मिलना है, वहाँ पर एफसीआई के साथ बातचीत हो गई है और हम लोग को एफसीआई से वो जमीन मिल रहा है, तो उसको जैसे ही हम लोग करेंगे तो वो पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। शिकायतें आई हैं, उसको हम लोगों ने विभाग को भेजा है, बोर्ड को, पुल निगम के बोर्ड को, और जो भी सीएजी ने अपने रिपोर्ट में जिन विषयों को उठाया है उसकी पूरी जानकारी रिपोर्ट मांगी गई है। जो भी लोग अगर उसमें कहीं कोई लापरवाही किए होंगे तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। इधर जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अपने बिहार दौरे के क्रम में मुंगेर जिला के संग्रामपुर पहुंचे, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जमुई जा रहे थे, इसी क्रम में वो संग्रामपुर में थोड़ी देर के लिए रुके और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा लगातार बिहार दौरे पर हैं और ऐसे में पार्टी को बिहार में नंबर 1 बनाने की उनकी कवायद तेज है। यात्रा पूरे बिहार की यात्रा है। पार्टी के साथियों से मिलना, आम जनता से मुलाकात करना, सरकार की योजनाओं के बारे में अपनी पार्टी के साथियों को प्रेरित करना कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ दिलवाएं। आम जनता जो कोरोना के संकट से गुजरी है, उनके सामने कोई समस्या हो, तमाम चीज़ों को देखना इसी रूप में यात्रा। इधर बिहार सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू उस समय थानाध्यक्ष पर गुस्सा हो गए जब बीरपुर में कुछ स्थानीय लोगों ने मंत्री नीरज बबलू से यह शिकायत की कि साफ तौर पर जो अपने खेत में बालू निकाल रहे थे और दारोगा जी ने उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अपने क्षेत्र की जनता की शिकायत पर वन और पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू गुस्से में आ गए और बीरपुर थानाध्यक्ष जो हैं दीनानाथ मंडल की जमकर क्लास लगा दी। उसमें क्लियर हम लोग कर दिए हैं। स्पष्ट निर्देश आया हुआ है कि पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे बालू निकालने का, बहुत खेतों में बालू निकाला गया, फिर भी अगर कुछ बच गया तो किसान स्वतंत्र हैं अपना बालू निकाल करके हटाने के लिए, बेचने के लिए, चाहे जो भी उपयोग करे वो कर सकते हैं। जो भी कार्रवाई हुई है वो दूसरे रूप में हुई है और मुझे लगता है कि जो खनन विभाग का चिट्ठी आया हुआ है कि सरकारी जमीन से या नदी से बालू नहीं निकालना है, तो उसी के गलतफहमी में अगर कोई कार्रवाई हुई होगी, हमने स्पष्ट निर्देश थाना के लोगों को दे दिया है। इधर बेगूसराय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा देशव्यापी कार्यक्रम मिशन देशभक्ति की सफलता के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जीडी कॉलेज के सेमिनार भवन में संपन्न हुआ। मिशन देशभक्ति के तहत एबीवीपी का लक्ष्य हर गांव हर घर तिरंगा फहराना है। हमारे गांव-गांव हम जाएंगे, तिरंगा हम फहराएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का
देशव्यापी कार्यक्रम देश के समस्त गांव में एक गांव एक तिरंगा कार्यक्रम अंतर्गत हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा। इसी के तहत बेगूसराय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बेगूसराय के लगभग 500 गांवों में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा एक एक गांव में एक एक तिरंगा फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लगभग 500 गांवों को सूचीबद्ध किया गया। इधर बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में बीजेपी विधायक राम सिंह का जमकर विरोध हुआ। अस्पताल कर्मियों ने विधायक पर जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया। बता दें कि पूर्व डीएस डॉक्टर केबी सिंह पर चल रही जांच के दौरान अनुमंडलीय अस्पताल में बेतिया से जांच टीम आई हुई थी। तभी जांच के क्रम में बीजेपी विधायक राम सिंह भी अस्पताल पहुंच गए। विधायक को देख अस्पताल में कर्मचारियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। अस्पताल के कर्मचारियों के विरोध को देखते हुए विधायक राम सिंह को अस्पताल से जाना पड़ा। इस संबंध में विधायक राम सिंह ने बताया कि वे जांच प्रभावित करने नहीं आए हैं बल्कि निरीक्षण करने आए हैं। के द्वारा धमकाया जा रहा है हमारे कर्मचारियों पर दर्ज किया जा रहा है, का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो हम लोग डीएम के यहाँ जाएंगे। ये लोग जो है ये लोग कल धमकी दिलवा रहे हैं, एफआईआर करेंगे, सस्पेंड करवा देंगे। यहाँ नहीं चलेगा, इसके विरोध में हम लोग इस जांच कमेटी का विरोध हम लोग नहीं करेंगे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बने रहिए डीटीवी के साथ। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल।
सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। दादी इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और बात राजधानी पटना की करेंगे। दरअसल पटना के खजांची रोड स्थित निजी विद्यालय में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों ने 10वीं की परीक्षा में कम अंक मिलने के खिलाफ प्रदर्शन किया और विद्यालय प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि विद्यालय प्रबंधक की ओर से कोई भी मिलने को तैयार नहीं है। प्री बोर्ड एग्जाम में उन्हें 90% से अधिक अंक मिले थे, लेकिन फाइनल एग्जाम में उन्हें 50 से लेकर 60% ही अंक मिले हैं। बट 80 मैक्सिमम 80-70 के बीच में क्यों हंगामा कर रहे हैं? इतने स्टूडेंट के मार्क्स को खराब किया गया है। हम लोग का स्कूल रिपोर्ट जो हम लोगों ने पीरियोडिक 1, पीरियोडिक 2, पीरियोडिक 3 इसमें दिया था, बोर्ड के मुकाबले यही था कि हम लोग को पीछे के जितना भी है वो सारा मार्क्स देखकर हम लोग को मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन हमारे रिजल्ट में 97 है जो हम लोग एग्जाम दिया है, और वहाँ जो हमारा बोर्ड ने एग्जाम निकाला है रिजल्ट उसमें 60% है। तो ये कहाँ से एवरेज मार्किंग लगता है? या तो इन लोगों को एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता होगा या फिर एवरेज निकालने नहीं आता। इधर बात मुजफ्फरपुर की है। दरअसल मुजफ्फरपुर में बारिश हो और शहर में जल जमाव की समस्या ना हो, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। चंद घंटों की बारिश ने मुजफ्फरपुर प्रशासन की पोल खोलकर रख दी और सदर अस्पताल परिसर झील में तब्दील हो गया। पूरे परिसर में जल जमाव हो गया, वो भी अब उस समय जब अस्पताल में कोरोना का टीकाकरण चल रहा था। जल जमाव के बावजूद भी लोग घुटने भर पानी पार कर कोरोना का टीका लेने पहुंच रहे हैं। ये बहुत पुरानी समस्या हो गई। मैंने कई बार इसके लिए विभाग को भी लिखा है, कई जगह से कॉन्टैक्ट भी किया है और प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है। इसलिए पानी जब भी वर्षा होती है जमा हो जा रहा है, और ये जब तक पूरा ड्रेनेज सिस्टम को पानी के निकासी के लिए कहीं बाहर व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये समस्या लगी रहती है। हम लोग भी इससे परेशान हो रहे हैं। विभाग को हम लोगों ने कई बार लिखा है संबंधित विभाग को, और उम्मीद करते हैं कि जल्द इस पर कार्रवाई होगी।
इधर बूढ़ी गंडक में एक 65 साल के व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। घटना खुदावनपुर थाना क्षेत्र के मेघौल पंचायत के बालो घाट की है। मेघौल गांव निवासी 65 साल के दयाकांत झा गंडक नदी किनारे गए थे, तभी वो नदी में डूब गए। इधर राजधानी पटना में बिहार का पहला सैनुल एग्रीगेटर ब्लश ओवर की वेबसाइट लॉन्च की गई है। वहीं उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईएएस अधिकारी एन विजय लक्ष्मी पहुंची। कार्यक्रम के दौरान ब्लश ओवर के सीईओ अमित सिंह ने कहा कि बिहार में यह पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें कस्टमर किसी भी सैलून में जाकर सर्विस इसके लिए बुक करा सकते हैं। इस वेबसाइट के जरिए अपने आसपास किसी भी सैलून का रेट चार्ट देख सकते हैं और कंपेयर करके बेहतर सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। पहले बार बिहार में एक वेबसाइट लॉन्च हुआ है, एक ऐप लॉन्च हुआ है ब्लश ओवर के नाम से। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी सैलून्स हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व पार्लर्स हैं, सैलून्स हैं, उन सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना और कस्टमर्स को भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म में लेके आना ताकि उनको टाइम वेस्ट नहीं हो, उनको जो एफोर्डेबिलिटी है उस हिसाब से सर्विसेज मिले। ये बिहार में पहला कॉन्सेप्ट है जिसमें कस्टमर्स किसी भी सैलून में जा कर के एक सर्विसेज के लिए बुक कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपके थ्रू सारे कस्टमर्स को यही बोलना चाहूँगा, आप वेबसाइट पे जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्विसेज लीजिए। आई बिलीव ये नया सर्विस फिर से आपको बार बार यूज़ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस वेब के थ्रू आप अपने नियर बाय में किसी भी सैलून का रेट चार्ट देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि क्या सर्विसेज मिल रहे हैं, उसका रेट्स क्या है, बिना गए हुए बुक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको हर सर्विस बुक करने के बाद 10% कैशबैक मिलेगा। इधर नालंदा में बुधवार का दिन खूनी संघर्ष का दिन रहा, जहां अलग अलग थाना क्षेत्र इलाके में एक खूनी संघर्ष ने 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। गौरतलब है कि छबीला पर थाना क्षेत्र इलाके के मोदीपुर पंचायत में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मृतक के पुत्र ने बताया कि विगत कई सालों से 50 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक हरिप्रसाद और पुलिस उपाधीक्षक राजगीर समेत भारी संख्या में सुरक्षा बल घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होने की बात सामने आई है। जमीनी विवाद के कारण 2 ग्रुप के बीच में सुबह गोलीबारी की घटना हुई। ये दोनों गोतियां हैं आपस में। अभी गोलीबारी में कुल अभी 5 लोगों को मृत्यु को पुष्टि हुई है और 3 लोग घायल भी हैं। और इस संबंध में अभी हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हम लोग पहुँचे, आगे हम लोग डिटेल लेटर हम लोग आप लोगों को ब्रीफ करेंगे। अभी तत्काल नहीं, अभी हम लोग FIR की प्रक्रिया में हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी हम लोग जो भी इसमें दोषी है उन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। इधर खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र के बछौता गांव में मकान के कमरे के लिए चाचा भतीजे ने एक दूसरे को गोली चलाई, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि एक कमरे में हिस्सेदारी को लेकर चाचा और भतीजे में पहले से ही बहस हुई, फिर दोनों के बीच हुई कई राउंड फायरिंग में इस दौरान चाचा भतीजा की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इधर मामूली विवाद को लेकर गोलीबारी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला सहरसा के बैजनाथपुर पुलिस शिवी क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 का है, जहां आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जहां गोली सिर में लगने से एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मोबाइल बच्चा ले लिया था, मोबाइल उसका ले लिया था, इसके आगे घर पे उसको गोली मार दी। विवाद यही था कि मोबाइल उसका ले लिया था, उसका पक्का भाई का, उसका वो आके किसको गोली लगा है? हाँ? गोली किसको लगा है? वो गोली मेरा भतीजा को। क्या नाम है? धर्मवीर कुमार। क्या करने के लिए गया हुआ था ये जिसको गोली लगी है? ये अपना घर पे था। अच्छा। और वो घर पे आके उसको मार दिया।
इधर रोहतास जिले के करघर प्रखंड मुख्यालय में वैक्सीनेशन के दौरान हुई झड़प में आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए, जिन्हें सीएचसी भर्ती कराया गया है। टीकाकरण कराने पहुंचे लोगों ने बताया कि टीकाकरण के अभाव में विगत 10 दिनों से सीएचसी में वैक्सीनेशन नहीं हुआ। जिला मुख्यालय के उक्त केंद्र को 800 वैक्सीन का डोज भेजा गया। वैक्सीन आने की सूचना पर 10,000 से अधिक लोग प्रखंड मुख्यालय में बने 3 केंद्रों पर पहुंच गए। वहीं पहले वैक्सीन लेने को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। फिर देखते ही देखते ये पूरी घटना। वैक्सीन दिया रहा था, उन लोग अपने लोग को अंदर एक लोग को घुसा रहा था। अपने लोग को लोग मतलब घुस कर अंदर से दिला रहे कर रहा था। उन लोग 6-8 लड़का था और अपने एक को बुलाकर उसको अंदर घुसा रहा था। हम लोग वहाँ पर दरवाजा पर खड़े थे। वहाँ दरवाजा जो अंदर घुसने की कोशिश किए, मेरा हाथ पे लोहा का केवाड़ी था, उसको बुझा के एक कट जाएगा। तो हम लोग टेलने तो मेरा कॉलर धर लिया। तो हम लोग बोले भाई क्या कर रहे हैं। फिर उसके बाद फाइटर लिया, फिर फ़ोन किया, अपना ग्रुप था, फिर फ़ोन किया, वो फाइटर और चाकू लेकर आया और मारपीट करने लगा। अब खबर है झारखंड की। इधर चतरा के एकमात्र निजी आरबी हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक अस्पताल का 1 साल पूरा हुआ। इस मौके पर प्रबंधन की ओर से पहली वर्षगांठ मनाया गया। इस मौके पर अस्पताल परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन कर अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स और कर्मचारियों को मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने मोमेंटो और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बतौर अतिथि स्थानीय विधायक सह मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने फीता काटकर कार्यक्रम में अस्पताल में प्रवेश किया और कार्यक्रम स्थल पर संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया और पहले वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केक काटा। अपने संबोधन के दौरान मंत्री भोक्ता ने अस्पताल के डायरेक्टर जीएस राजू तथा विनय केशरी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन दोनों ने चतरा की जनता के लिए काफी सराहनीय कार्य किया है। वहीं अब गरीबों का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निःशुल्क इलाज भी किया जाएगा। 1 साल कार्यकाल पूरा कर रहा है और मेरे ही द्वारा उद्घाटन किया गया पिछले वर्ष 2020 में और 2021 में वर्षगांठ के अवसर पर 1 साल पूरा होने पर सबसे पहले राजन प्रसाद केसरी जी को और हनी साहब को हम बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं कि दोनों का पुत्र विनय कुमार केसरी और राजू जी मिल करके और तमाम इनके द्वारा अथक प्रयास है। इधर निरसा के डीवीसी मैथन डैम के जलस्तर में बुधवार को वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि पंचेत डैम के जलस्तर में 1 फीट की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बुधवार की दोपहर मैथन डैम का जलस्तर 489 फीट और पंचेत डैम का जलस्तर 423 फीट दर्ज किया गया है। जानकारी देते हुए कार्यपालक निदेशक ने बताया कि मैथन डैम का जलस्तर सामान्य है, अभी कोई खतरा नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 4 दिन में सामान्य बारिश हुई है। डैम में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। मैथम डैम में पानी 2000 क्यूसेक एवं पंचेत डैम में पानी 35,000 क्यूसेक मापा गया है। अभी मैथम डैम में 5 फीट और पंचेत डैम में 2 फीट के हिसाब से पानी स्टॉक की काफी जगह है, जिसे किसी तरीके से खतरा नहीं बताया जा रहा है। और खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए DTV भारत। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।